वेलकम टू नेशन फर्स्ट एकेडमी। मैं आज आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? जो कि एनडीए और सीडीएस के लिए होंगी। दरअसल इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे अगर वो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो कई बार इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट उससे क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं उतने वेटेज में। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज़ की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एआरओ होते हैं और सारी पोस्ट, वहाँ पर भी इंग्लिश का यूज़ होता है। बट हर एग्ज़ाम में सब्जेक्ट को पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है? जैसे आप मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो जीएस का कंटेंट एक अलग लेवल पर होता है और आप अलग-अलग टॉपिक्स को पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप उसको अलग लेवल पर जाकर के डीप में पढ़ते हो, ठीक है? वहीं आप एसएससी या वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो उनको अलग लेवल पर पढ़ते हो। यहाँ पर एनडीए और सीडीएस में अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिए मैंने आपके सामने इसीलिए ये पीडीएफ ओपन करके रखे हुए हैं। अपना फ़ोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप इस बार का पीडीएफ देखना चाहेंगे कि एनडीए ने जो अपना नोटिफ़िकेशन निकाला है, एनडीए ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई हम एग्ज़ाम फ़ॉलो करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में हमें ये भी देखना होता है कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो नोटिफ़िकेशन इश्यू हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है? और वेटेज के हिसाब से सिलेबस क्या मेंशन है? अब देखिए मैं आपके सामने ये पर्टिकुलर एनडीए का सिलेबस ओपन किया हुआ हूँ। एनडीए के सिलेबस में देखिए इंग्लिश पार्ट ए इंग्लिश पार्ट जो देखिए 2 पेपर होते हैं आपको पता है, पहला मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा जीए का होता है। जीए में जो पार्ट ए होता है वो इंग्लिश का होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट में साइंस और अदर चीज़ें जो जीएस के कंटेंट में आती हैं वो आती हैं, ठीक है? इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ यही लाइन मेंशन है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words. The syllabus covers various aspects like grammar and uses of vocabulary, comprehension and cohesion in extend text to test the candidate's proficiency in English. ठीक है? कहने का मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ग्रामर पूछी जाएगी, वोकैब पूछी जाएगी। वोकैब में क्या-क्या पूछा जाएगा हमें नहीं पता, ग्रामर में क्या-क्या ग्रामर में बहुत कुछ आता है। ग्रामर में आपका वॉइसेस आते हैं, नरेशन आते हैं, सेंटेंसेस के टाइप आते हैं, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत कुछ है। वोकैब में बहुत टाइप के वोकैब होते हैं। हम वोकैब को पढ़ाने के लिए रूट वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं और ऐसे बहुत सारे जनरल वर्ड्स होते हैं, उनको भी समझने के लिए हमें वोकैब की आवश्यकता होती है। ठीक है? बहरहाल हम उसका एक मेथड डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो हो गया एनडीए का। अगर हम कोशिश करें सीडीएस के समझने के लिए, तो अगर आप सीडीएस में भी देखेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना अगर आप देखें कि द क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैनलाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि दोनों ही एग्ज़ाम्स जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है? हम कैसे ये डिसाइड करें कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने हैं? हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है? हमें तैयारी कैसे करनी है? तो उसको समझने के लिए किसी भी एग्जाम को समझने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स पेपर को स्टडी करना, ठीक? तो मैं यहाँ आज आपके सामने लाया हूँ जो अभी इस बार का पेपर, जो अभी लास्ट पेपर एनडीए का कंडक्ट हुआ है, उसको। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात जैसा अभी हमने बात किया कि 2 सेक्शंस हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को कवर कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इंग्लिश वाले सेक्शन की बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, पार्ट ए स्पॉटिंग एरर। अगर आप पूरे पेपर को देखते जाएँगे ना, तो आप स्पॉटिंग एरर का सेक्शन स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करने के लिए हमें सब कुछ जानना है। हमें वॉइस भी जानना है, हमें नरेशन की भी हेल्प चाहिए, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, हमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ना है, सिंथेसिस भी देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना है। हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस जो लास्ट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए हैं आपके स्पॉटिंग एरर के।
इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सारा कुछ करना है। बाकी बचता है क्या? बाकी बचता है 2 सेक्शंस और। उसके पहले समझिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए 11th क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चंस तक आपके क्या आ गया? इडियम फ्रेजेस आ गए। इडियम फ्रेजेस का मतलब जो हम हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, वही चीजें हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए इडियम और फ्रेजेस के। इसके बाद आप देखिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, जिसको हम पैराजंबल भी बोलते हैं या पीक्यूआरएस बोलते हैं कई बार। ठीक है, जो कि कई तरीके से आता है। कई बार आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये चीजें पार्ट पार्ट करके दी होती हैं, S1 S2 S3 S4। ठीक है ना, उस तरह से डिवाइड किया जाता है। शुरुआत में S1 रख देते हैं, लास्ट में S6 रख देते हैं, उसके बाद S2 S3 S4 बीच में डाल देते हैं और उनको आपको अरेंज करना होता है, या तो फिर पीक्यूआरएस के फॉर्म में होता है, जिसको कि हम बोलते हैं पैराजंबल या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इनकी भी जो संख्या पिछले एग्जाम में आई थी वो 10 ही थी। ये देखिए आप 30th क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन तक आपको जो है पैराजंबल दिखा। इसके बाद बचते हैं 10 क्वेश्चन जो कि हैं सिनोनिम्स के। 31 टू आ गया आपका 40 और एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन हो गए जो कि 41 टू आ गया 50 तक। यहाँ के बाद पार्ट बी शुरू हो जा रहा है जो कि आपका अदर सेक्शन, जो कि आपको बाकी हमारे फैकल्टी समझाएंगे। ठीक, आज मैं आपको इस ओवरव्यू के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि वोकैब को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स के जो वर्ड हैं आपके, जो लास्ट ईयर आपको पूछे गए, ताकि आपको एक समझ में आए कि आपको वर्ड्स पढ़ने कैसे हैं, तैयार किस तरीके से करने हैं, आपका अप्रोच क्या रहेगा। क्योंकि देखिए वोकैबुलरी तो बहुत बढ़िया, आप परचेस कर लीजिए मार्केट से कोई भी डिक्शनरी और उसके बाद एक लाइन से उसको रटना शुरू कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल है? आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। किसी भी वर्ड को याद करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, उसको सेंटेंस में यूज करना। सबसे पहले तो उसके मीनिंग को समझना और उसके बाद उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को समझना और उसके बाद उसको यूज करना। जैसे जैसे ये वर्ड है पिकल, इसको इसीलिए यूपीएससी पहले सिर्फ वर्ड्स देती थी, और एग्जाम में एसएससी वगैरह देखेंगे तो उनमें सिर्फ एक वर्ड आता है और उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछ लिया। बट एसएससी यूपीएससी इस बात का ध्यान रखती है कि एक ओवरव्यू दिया जाए, एक सेंटेंस के माध्यम से एक वर्ड को पूछा जाए, ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम कुछ आइडिया मिले और वो कुछ उसके बारे में सोच सके, अगर उसने उस वर्ड को कभी सुना ही नहीं है तो। सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल मतलब, फिकल मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा मूव करता है, फिकल पार्टिकल होता है। जैसे आप किसी एक एक जार में आपने पानी लिया और पानी में एक कलर डाल दिया, तो कलर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रोटेट करेंगे तो आपको देखिएगा कि वो कलर तो मिक्स हो गया, और लेकिन उसके टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल उसमें फिकल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पर ये एंटोनिम्स का था। तो फिकल यहाँ पर एक वर्ड है। तो फिक सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर, मतलब सचिन अपनी बात से हमेशा पलटता रहता है या अपनी चीजों को चेंज करता रहता है। ठीक, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल मतलब फिक्स, परमानेंट, है ना। हम और अगर बात करें तो इटर्नल। ठीक, अच्छा, और हम देखते आते हैं अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। ये काफी अनयूजुअल वर्ड है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक, डॉग का बिहेवियर कैसा होता है? डॉग क्या अपना बिहेवियर कभी चेंज करता है? उसी वर्ड से बना हुआ है, इसी वजह से इसको हम डॉगमेटिक बोलते हैं। फास्टिडियस बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने ख्यालात का है, जो अपनी बातों को चेंज नहीं करना चाहता। फास्टिडियस जो अपनी बातों से हटना ही नहीं चाहता। अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन, मतलब अमित जो है वो अपनी बातों से हटना नहीं चाहता, वो कंजर्वेटिव टाइप का पर्सन है। तो देखिए रिजिड, बोल्ड, असर्टिव, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में बताना है एंटोनिम, जो कि होगा एमिनेबल, जिसमें कि परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे डॉगमेटिक का एंटोनिम। ठीक, देखिए वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, ठीक है ना।
टर्बुलेंट टाइम्स, टर्बुलेंस आपने देखा होगा टर्बुलेंस। जब भी जैसे मैंने जो एक जार वाला एग्जांपल लिया आपके सामने कि अगर हम कुछ लिक्विड जार है उसमें कुछ लिक्विड हमने भर रखा है पानी सपोज दैट, और उसमें हमने कोई एक और कलर या कुछ और डाला और हमने उसको शेक किया तो हम उस कलर को मिक्स होते हुए देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि वो मूव कर रहे हैं सारे पार्टिकल। दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट टाइम्स। मतलब मूवमेंट, मतलब किसी चीज का फिक्स ना होना, जैसे कि वायलेंस, हिज हिज बिहेवियर इज वेरी टर्बुलेंट या हिज बिहेवियर इज वेरी वायलेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल तो हो गया, इसका क्या सिनोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम। ठीक, स्टॉर्मी भी क्या हो गया आपका, डिस्ट्रक्टिव भी क्या हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। सिर्फ और सिर्फ काम, काम मतलब शांत, शांत क्या हो गया इसका एंटोनिम। ठीक, मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन। ठीक, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, फिर स्किल्ड। मतलब मोहन ऑलवेज हैज प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन, मतलब मोहन के अंदर सोहन को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है ना। लेकिन यहां पर हम क्या देखिए, सिनोनिम्स लिखे हैं, डीप, एक्सट्रीम, सिंसियर। लेकिन सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सुपर इम्पोज्ड, आरोपित की गई किसी चीज का। जब हम कहते हैं ना कि एक प्लेन में एक रे जब टकराती है तो फिर वो एक एंगल पे दूसरी तरफ जाती है, तो वो कहता है इम्पोज करना। उस तरह से सुपरफिशियल मतलब आरोपित करना, तो खुद से नहीं, आभासी है, इसलिए सुपरफिशियल हो गया प्रोफाउंड का यहां पर। देखिए, मकसद ये नहीं है कि मकसद में आपको ये पूरा पेपर तो हम कभी सॉल्व कर लेंगे और आपको इसके आंसर की से देख करके इसके सारे आंसर मिल भी जाएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक, मकसद आपको सिर्फ ये समझाने का है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप तो आप जानते हैं, एकदम जानते होंगे माइक्रोस्कोप, आपने अपने यहाँ लैब में यूज भी किया होगा आई होप। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से छोटा करके देखना, ब्रॉड बेस, माइन्यूट, प्रेसाइज, फाइन। आपको समझ में आ रहा हो, माइन्यूट मतलब भी बहुत छोटा सा, प्रेसाइज मतलब भी बहुत कंसिस्ट मतलब ब्रीफ, और फाइन मतलब भी बहुत छोटा सा। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉड बेस्ड मतलब विस्तृत। ठीक, इसी तरीके के वर्ड्स आपके लास्ट ईयर आए हैं। हम कई बार रूट वर्ड्स के चक्कर में बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ डालते हैं, फाइल वर्ड्स, फोबिया वाले वर्ड्स। वो देखिए आपको कहीं दिख रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए। लोपसाइडेड, लोपसाइडेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, ठीक है ना, जो बायस्ड ना हो किसी से, बायस्ड जो हो, जजमेंटल ना हो, पूर्वाग्रह ना हो जिसके दिमाग में, उसको हम बोलेंगे क्या, लोपसाइडेड, जो कि बराबर है, समान है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे पार्शियल, क्रूड, अनइक्वल, बैलेंस, तो यानी कि लोपसाइडेड जो समान है उसका क्या होगा, पार्शियल, हिज ओपिनियन इज लोपसाइडेड, उसका जो विचार है वो सिमेट्रिकल है, सभी तरफ समान है, बट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पार्शियल, वो व्यक्ति जो पार्शियल। तो ये थे हमारे कुछ एंटोनिम्स। हम अब देखते हैं कुछ सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए सिनोनिम्स कहां से, लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो पर्सन क्या होता है, लो ब्रो मतलब होता है बहुत सीरियस नहीं, someone who is not very serious, the content is not very serious to have, not related to science, not related to anything which is more serious, not related to medical field, then we call that thing is a low bro thing. But we are talking here that he is essentially a low bro person. ठीक, यहां पर लो ब्रो क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है पर्सन के बारे में जो कि डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर ठीक है जरूर पैथेटिक पर, बट वो गलत है। पैथेटिक ना होकर यहां पर होगा कोरस, प्राउड नहीं, पैशनेट नहीं। कोरस का मतलब सिनोनिम बताना है, कोरस का मतलब भी असभ्य, रफ, अनइवन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या सिनोनिम्स हैं लो ब्रो के। नॉस्टैल्जिया, ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक टुडे, ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज स्कूल डेज, मतलब वो अपने स्कूल डे दिनों को याद कर रहा है, वो आज बहुत पुराने दिनों को याद कर रहा है। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पुराने दिनों को याद करना, तो हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, उसके नॉस्टैल्जिया, उसको पुराने दिनों को याद करना जो बहुत है, बहुत डीप है। तो लॉन्जिंगनेस, लॉन्जिंगनेस का मतलब भी होता है
पुराने दिनों को याद करना, जैसे कि होलोकॉस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा देना, डिस्ट्रक्शन। और ट्रुएंसी का मतलब होता है एब्सेंटिज्म, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बार-बार किसी जगह से, किसी क्लास से या कहीं से भी बहुत ज़्यादा एब्सेंट होता है, तो उसकी इस हैबिट को एब्सेंटिज्म कहते हैं। और उसी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रुएंसी। मैलेफिसेंट, मैल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि खराब हो, बुरी हो, जैसे मैलिग्नेंट, मैलाफाइड, ठीक है? ये एक वर्ड है जो कि आपको रूट वर्ड से मिलता हुआ, मैल का मतलब होता है बुरी चीज़, ठीक है ना? जैसे मैलिग्नेंट, मैलाफाइड थिंकिंग होता है, बुरी सोच किसी चीज़ के बारे में। मैलेफिसेंट पर्सन, एक व्यक्ति जो कि बहुत कनिंग है, ठीक? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कनिंग, ठीक? तो इसी तरीके से और भी सारे वर्ड हैं, इनको हम वन बाय वन समझेंगे और इनको उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच रहेगी कि हम वोकैब को रटे नहीं, क्योंकि रटना पॉसिबल नहीं है। हम उसके यूज़ को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसके लिए एक सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन पा रहा है, उन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है? तो सॉरी, तो आज के लिए इस क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई सेक्शन लेकर के फिर उपस्थित होऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।